After the exercise, coming towards the summary, the author writes on a serious issue of the society, that is the fact that though we claim that we belong to a classless society, but in fact we separate valuable from valueless in terms of work people do. तो जिस लिहाज का वो काम करते हैं उसी लिहाज से वैल्यूड और वैल्यूलेस को हम अलग अलग करते हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऐसे इज़ दैट वी डिफाइन पीपल इन द टर्म्स ऑफ जॉब दे डू. वी इवन डू नॉट एक्नॉलेज समवन्स एबिलिटीज़. यानी उस काम के करते हुए भी अगर उसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कोई काबिलियत उसे अल्लाह ने दी है, तो उसको जानते ही नहीं हैं. बस उसके जॉब की वजह से सिर्फ उसको उस लिमिटेड नज़र से देखते हैं. वी मेजर एंड जज देम बाय द डेजिग्नेशन एंड क्लास दे बिलोंग टू, विच इज़ नॉट अ जस्ट बिहेवियर. तो ये इंसाफ पे मबनी हमारा बिहेवियर नहीं है. दिस इज़ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट वी डिफाइन पीपल अकॉर्डिंग टू द जॉब दे डू. फॉर एग्जाम्पल, हैरी अ स्कूल टीचर, टोनी एन ऑटो वर्कर, एट्सेट्रा. We even ignore their personal capabilities and humanitude. The unemployed people are always defined and referred to in terms of their previous job. तो जो पिछली नौकरी करते हैं, तो हम हमेशा पेड मुलाजमीन जो हैं उनको उनकी पिछली जॉब के साथ, जो जिसमें उनको सैलरी मिलती थी, उसी के साथ उसको याद करते हैं. If at present they are unemployed, they are considered worthless and are completely forgotten for the present until and unless they start a new paid job. तो अगर फिल वक्त वो जो हैं बेकार हैं, तो हम बिल्कुल उनको बेकीमत समझते हैं, और जब तक उन्हें कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती, हम बिल्कुल उन लोगों को भूल जाते हैं और बल्कि कुछ कंसिडर ही नहीं करते. द राइटर राइटली ऑब्जर्व्स दिस सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी वेयर अ पर्सन हैविंग अ प्रेस्टिजियस जॉब, मीन अगर कोई अच्छी हाई फाई जॉब है उसके पास और बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली इज़ वैल्यूड, उनको अहमियत दी जाती है. ऑन द अदर हैंड, अ जॉबलेस और पुअर पीपल आर इग्नोर्ड एंड इवन वी रिफ्यूज़ देयर एग्जिस्टेंस. तो ना सिर्फ हम उनको इग्नोर करते हैं बल्कि उनके वजूद को भी तस्लीम करने से इनकार करते हैं. देयर आर सम सेट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल, वी पुट अ कैब ड्राइवर एंड क्लीनर्स इन द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ जस्ट. बट अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट. तो हमने ख़ुद से एक जस्ट की कैटेगरी भी बनाई हुई, जिसमें हम बहुत सारे वर्थलेस लोगों को देखते हैं और बेकीमत लोगों को देखते हैं कि वो सिर्फ जस्ट एक टैक्सी ड्राइवर है, जबकि इसके बरक्स जो एक वाइस प्रेसिडेंट है वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म नहीं हो सकता. सो द ऑथर वांट्स अस टू हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल एंड प्रोफेशंस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सोशल क्लासिफिकेशन फ्राम आवर सोसाइटी. हमें सब के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए ताकि हम मुआशरे में इस मुआशरती तबकात और ये जो एक डिवीज़न है इसको ख़त्म कर सकें. Question number 1 is, what is McWhirter tones? Illustrate it with few words and phrases that establish the tone. टोन हमारे पास राइटर के मूड को रेफ़र करता है कि उसका मूड लिखते वक्त कैसा है. तो हम देखते हैं कि निकी मैकवर्टर कभी तंज करती है, कभी तनकीद का निशाना बनाती है और कभी जो है उसका मूड जो है बहुत सॉरोफुल और सैड हो जाता है इस तल्ख हकीकत पे कि हम माशरे के डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं. सो द ऑथर राइट्स ऑन अ सीरियस इशू ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ वाई द ऑथर राइट्स इन सार्कास्टिक एंड सीरियस टोन. सार्कास्टिक मीन्स एक तंजिया अंदाज है. शी सैटिराइजेस द फैक्ट, वो इस बात को तनकीद करती है या तंज़िया अंदाज में लिखती है, दैट दो वी क्लेम दैट वी बिलोंग टू क्लासलेस सोसाइटी, कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे क्लास डिवीज़न कोई नहीं है, मुआशरती तबकात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, बट इन फैक्ट वी सेपरेट वैल्यूएबल फ्राम वैल्यूलेस इन टर्म्स ऑफ वर्क पीपल डू. Her tone is also sorrowful and she feels sorry for this classification of society which seems peculiar to her. तो ये चीज़ उसे बड़ा strange लगता है, बहुत अजीब लग रहा है और इसी बात पे वो बहुत खफा भी होती है. She uses question techniques, for example, who is Tony, in order to pinpoint how we accept or reject person existence according to their job. तो वो इस बात की निशानदही करती है कि हम कैसे किसी बंदे की के वजूद को तस्लीम करने से ही इनकार कर देते हैं रिगार्डिंग देयर जॉब. हर टोन इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकल वन. बहुत ही तनकीद
का निशाना बनाती है एंड शी क्रिटिसाइजेस दिस एटीट्यूड एंड कंसिडर्स इट सिली। तो इसको वो एक बेवकूफ़ाना अंदाज और बेवकूफ़ाना एटीट्यूड कहती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे और व्हाट डू यू, द सेंट्रल आइडिया जो है इस एसे का वो है क्या? सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे इज़ दैट वी डिफाइन पीपल इन द टर्म ऑफ जॉब दे डू, वी इवन डू नॉट एक्नॉलेज someone's abilities, we measure and judge them by the designation and class they belong to, which is not a just behavior. We should respect all people and professions equally. तो हमारा ये जो just behavior नहीं है, इंसाफ पे मबनी नहीं है। हमें चाहिए कि हम सब लोगों को एक साथ एक जैसे ट्रीट करें। Nikki McWhirter says that we define and judge ourselves according to the job we do. Do you agree? तो क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोगों को उसके जॉब के मुताबिक जो है उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उनका तारुफ करते हैं। आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? दिस इज़ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट वी डिफाइन पीपल अकॉर्डिंग टू द जॉब दे डू। फॉर एग्जाम्पल हैरी, अ स्कूल टीचर, टोनी एन ऑटो वर्कर एट्सेट्रा। तो हम देखते हैं माशरे में इस तरह की हमारे पास मिसालें हैं। वी इवन इग्नोर देयर पर्सनल कैपेबिलिटीज़ एंड ह्यूमन एटीट्यूड। अखलाक के लिहाज से वो कैसा है और उसकी पर्सनल और क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन सी सलाहियतें उसे अल्लाह ने दी हैं, हम ये भी अक्सर फरामोश कर देते हैं उस वक्त। आई एब्सोल्युटली एग्री विद द ऑथर्स आइडिया एज दिस थिंग हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर टुडेज सोसाइटी। और आजकल की हमारी सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत आम सी बात बन गई है और लोग इसी तरह से करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो मैं राइटर के साथ आप एग्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू मैकवर्टर इज़ द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयड पीपल। तो जो बंदा काम नहीं करता, हमारा उसकी तरफ क्या बिहेवियर होता है, हम उससे कैसे डील करते हैं। द अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑलवेज डिफाइंड एंड रेफर टू इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीवियस जॉब। हमेशा उनके पिछले जॉब के मुतल्लिक हम उनको याद करते हैं। इफ़ एट प्रेजेंट दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर कंसिडर्ड वर्थलेस एंड आर कम्प्लीटली फॉरगॉटन for the present until and unless they start a new paid job. तो जो बेरोज़गार बंदा होता है उसको हम जस्ट फॉर नथिंग कंसिडर करते हैं और जब तक वो दूसरी कोई जॉब शुरू नहीं कर लेता हम उससे बिल्कुल बेकार ही समझते हैं। वी समटाइम्स पुट देम इन द वर्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ द जस्ट कैटेगरी, एंड कंसिडर देम नॉट ओनली वैल्यूलेस, रादर वी नॉट इवन एक्सेप्ट देयर एग्जिस्टेंस, और उसके वजूद को मानने से इनकार कर देते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू मैकवर्टर वी सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम वैल्यूलेस। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ योर ओन इफ़ यू आर एग्री विद द राइटर और नॉट। तो हम मुआशरे में बहुत सारे लोगों को जो जॉबलेस हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और जो जॉब वाले हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, इस बारे में निकी मैकवर्टर का जो ख्याल है, आप क्या उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं। द राइटर राइटली ऑब्जर्व दिस सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी वेयर अ पर्सन हैविंग अ प्रेस्टिजियस जॉब, मतलब जिसके पास बहुत हाई फाई जॉब हो और बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली इज़ वैल्यूड, या फिर अगर किसी का ताल्लुक अमीर घराने से हो तो उनको बड़ी अहमियत दी जाती है। ऑन द अदर हैंड जॉबलेस और पुअर पर्सन आर इग्नोर्ड एंड इवन वी रिफ्यूज़ देयर एग्जिस्टेंस। तो गरीब लोगों को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है बल्कि उनकी वजूद को मानने से ही इनकार कर देते हैं। दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल सोसाइटीज़ एंड दैट इज़ वाई आई कम्प्लीटली एग्री विद द राइटर्स व्यू। Question number 6 is what makes a job or career esteemed in the eyes of society and why? कौन सी चीज़ है जो किसी जॉब को या किसी कैरियर को किसी सोसाइटी में बड़ा मकबूल बना देती है और बड़ा काबिल इज़्ज़त बना देती है, और क्यों? सो देयर आर सम सेट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग जॉब्स एंड वर्क्स इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अ टीचर एंजॉयज़ मोर रिस्पेक्ट देन अ वेल्दी म्यूजिशियन। असल में माशरे में लोगों ने ख़ुद ही कुछ मयार बना रखे हैं कि बाज़ जॉब्स को जो है बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं या उनको बड़ा वैल्यूएबल समझते हैं, और बाज़ जो है उनको बड़ा डिग्रेडेड समझते हैं। फॉर एग्जांपल, म्यूजिशियन जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी टीचर को मिलती है। इन द सेम मैनर, अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ लो जॉब और कैरियर इज़ कंसिडर्ड बेस और वर्थलेस, व्हाइल अ पर्सन ऑफ हाई कैटेगरी इज़ गिवन एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। सो वी पुट कैब ड्राइवर एंड क्लीनर्स इन वर्स्ट कैटेगरी ऑफ जस्ट, बट a vice president cannot be just a vice president. Thus our attitude and set standards toward different jobs makes the job esteemed. तो इसी तरह हमारी जो सोच है अपनी किसी जॉब से मुतल्लिक, यही एक जॉब को ख़राब या यही एक जॉब को काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र जो है वो उसकी वजह से समझा जाता है। Next we will move towards the exercise of the chapter.
पेज नंबर 157 पे हम आते हैं, वोकेबलरी है और यूज़ प्रीफिक्सेस टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ब्स एंड देन यूज़ देम इन सेंटेंसेस. सो लेट मी टेल यू व्हाट आर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्सेस आर वर्ड पार्ट होता है जो आप किसी भी लेटर से पहले लगाते हैं और इसके साथ ही आपके पास उस वर्ड की नेगेटिव या ऑपोजिट फॉर्म आ जाती है. इसी तरह सफिक्सेस जो हैं वो वही वर्ड पार्ट होता है लेकिन वो हम एंड पे ऐड करते हैं और उसके साथ नई मीनिंग और नया लफ्ज़ जो है वो बन जाता है. और इस तरह से आप लैंग्वेज में वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. जैसे शुरू में देखें हम इनमें प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे. रैप के साथ आप अन लगा देते हैं, यू एन अन रैप, तो ये आपके पास ऑपोजिट बन जाता है रैप का, अनरैप. यूज़ के साथ शुरू में लगाते हैं प्रीफिक्सेस मिस, MIS मिस यूज़. डिसएग्री, एग्री मीन एग्री होना, रजामंद होना. डिसएग्री मीन्स डिस प्रीफिक्स है, ये वर्ड पार्ट है DIS, आप लगाते हैं डिसएग्री होना, रजामंद ना होना. डिसएंगेज इस तरह से. मिसबिहेव आप लगाते हैं, मिसअंडरस्टैंड, unfold, misspell, disconnect, disclose, etc. Now coming to the exercise B on page 157, put the words in bracket in appropriate form. Mean use prefixes or suffixes. दोनों में अगर कहीं prefixes लगते हैं कहीं suffixes आप लगाइए और word को इसकी सही फॉर्म में यूज़ कीजिए. To fill in the blanks. So he was acting in a very, child है तो child ISH लगाएं, in a very childish way. चाइल्ड नाउन था और ISH लगाने से वो बिल्कुल एडजेक्टिव बन गया, चाइल्डिश वे. शी लुक्ड हैप्पी है तो आपने UN शुरू में प्रीफिक्स डालना है. अनहैप्पी, शी लुक्ड अनहैप्पी, शी स्टार्टेड टू क्राई. ही पास्ड हिज एग्जाम, आपने सक्सेस के साथ FUL लगाना है. ही वॉज सक्सेसफुल फॉर द सेकेंड टाइम. द टीम दैट ही सपोर्टेड वॉज एबल टू विन championship. I couldn't find any weakness in his theory. He wants to be a mathematician when he grows up. Number 7, there were only a handful of people at the match. Number 8, the road was too narrow, so they had to widen it. Number 9, I think that you should reconsider your decision. इस पे दोबारा सोचें. It may not be the best thing to do. Number 10, you need a combination of motivation, organization, and a hard work to realize your dreams. Rewrite the following sentences after adding the given adverb in an appropriate place. इसमें adverb कुछ दिए गए हैं, आपने इन adverbs को अपने proper और सही जगह पे यूज़ करना है. तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में है never. Number 1 is I have never understood her. Never is adverb of frequency, how often, और adverb of frequency जो है वो अमूमन हम subject और verb से पहले यूज़ करते हैं और subject के बाद, इसलिए हमने देखा कि I have never understood के से पहले हमने never यूज़ किया. इसी तरह my friend completely forgot my birthday. Number 3, he got dressed quickly. So quickly is adverb of manner, इसीलिए हम इसको dressed के बाद लगाते हैं because it answers how, कि कैसे उसने change किए, तो quickly change किए, तो इसीलिए हम verb के बाद adverb of manner को इस्तेमाल करेंगे. Coming on page number 158, number 4 is he got dressed in a hurry. Again it shows manner, that is why we are using it at the end. Number 5 is she at once realized her mistake. Showing frequency, and that is why you are using it before the verb. We are invited to parties at the weekend, so we are often invited to parties. Invited verb से पहले आप लगा रहे हैं because this is also adverb of time. इसके अलावा frequency भी बता रहा है कि कितनी बार आप invite होते हैं. Number 7 is she has done everything, even she has been a soldier. तो everything के बाद आपने even लगाया, तो even को हमने पूरी clause से पहले लगाया. देखें she has been a soldier, इससे पहले ही हमने even लगा दिया. Why? Because even is the adverb जो आपको something surprising जो है introduce करता है. So even she has been a soldier mean उसने सब कुछ किया, हत्ता के soldier भी रही, हत्ता के soldier का काम भी किया. That is why you're putting even before the she. I have almost finished painting the house. Almost is showing frequency, and you have to put adverb of frequency between subject and verb. Number 9 is could you switch the light off? Switch off जो है ये phrasal verb है. You can use it separate. Phrasal verb वो होता है जिसमें एक verb
मेन वर्ब जैसे स्विच जो है मेन वर्ब है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन लगाते हैं और वो जो है एक नया मीनिंग दे देता है। यहाँ पे स्विच ऑफ आप साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुड यू स्विच ऑफ द लाइट, और अगर आप ऑफ को एंड पे भी यूज करते हैं, कुड यू स्विच द लाइट ऑफ, बोथ आर करेक्ट। नंबर 10, वी गो टू आवर नेटिव प्लेस इन समर। नंबर 10 इज वी गो टू आवर नेटिव प्लेस इन समर। तो यूजुअली है, यूजुअली अगेन इज adverb of frequency which you put after the subject and before the verb। यहाँ पे we हमारे पास subject है, so we usually go to our native place in summer। नंबर 11, योर सिविंग मशीन नीड्स सम ऑयल। जस्ट को आपने कहाँ पुट करना है, जस्ट इज़ अ फ्रीक्वेंसी, तो योर सिविंग मशीन सब्जेक्ट हो गया आपका, जस्ट नीड्स सम ऑयल, नीड्स आपका वर्ब, तो इससे पहले आपने यूज़ किया। नंबर 12, इट विल रेन दिस इवनिंग। प्रॉबेबली इज़ प्रॉबेबली इसके साथ पैरेंथेसिस में है, प्रॉबेबली इज़ एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। प्रॉबेबली का जो एडवर्ब है ये होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, दैट इज़ वाई यू कैन यूज़ इट एट द beginning, जैसे probably it will rain this morning, या at the end it will rain this evening probably। but most common use जो उसका है ये auxiliary या helping verb के बाद है, जैसे it will probably rain this evening, तो ये most common है, ठीक है, it will के बाद। Hope students you will find these answers easy, and this exercise will help you in examination. Keep learning and wish you all the best.